दोस्तों लगभग 850 एफआईआर, 300 लोगों के खिलाफ आवेदन और लगभग 500 लोग जो थे वो फरार थे। दोस्तों व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसमें हिंदुस्तान में किसी एक मामले में सबसे ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुए हैं, वो है व्यावसायिक परीक्षा मंडल। हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा घोटाला है, एजुकेशन घोटाला, वो है व्यावसायिक परीक्षा मंडल। हिंदुस्तान में युवाओं के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ में यदि कहीं सबसे ज़्यादा खिलवाड़ किया गया तो वो है मध्य प्रदेश, और वो दौर है 2004 से लेके उसके बाद वाला। व्यापम से जुड़े किसी एक कांड से जुड़े सबसे ज़्यादा संदिग्ध मौत यदि कहीं हुई है तो वो है व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मतलब सीरियल किलर जिसको बोलते हैं। किसी और मामले में इतनी मौतें नहीं हुई जितना व्यावसायिक परीक्षा मंडल से जुड़े मामले में हुई। मतलब चाहे वो स्टूडेंट्स हो, डॉक्टर्स हो, स्टूडेंट्स जो उस पर काम करते थे, ब्रोकर्स के रूप में काम करते थे, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे एक्टिविस्ट हों, सबकी मौत, जो मेडिकल से संबंधित डॉक्टर हों, डीन्स हों, प्रिंसिपल्स हों, ऐसे बहुत सारे लोग, कुल 40 लोगों की मौत हुई। 40 डेथ्स हुई दोस्तों, 40 मौतें, जरा विचार कीजिए दोस्तों। इसमें कुल 850 व्यावसायिक परीक्षा मंडल के मामले में 850 एफआईआर हुई, 300 लोगों के खिलाफ आरोप लगे, 500 लोग फरार हो गए और लगभग 92,000 एप्लीकेशन फॉर्म में छेड़खानी हुई। 92,000 एप्लीकेशन, 8,000 कम 1 लाख में छेड़खानी हुई। ये एसटीएफ का आंकड़ा है दोस्तों, ये आंकड़ा है उस एसटीएफ का जो मध्य प्रदेश सरकार के अंदर काम कर रही थी। अब ओरिजिनली आप जरा विचार कीजिए कि कितना बड़ा खेल हुआ होगा, कितना बड़ा गेम प्लान हुआ होगा, किस स्तर तक हुआ होगा। दोस्तों आपको बता दूं, जब एसटीएफ ने 1022 स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को, जब 2013 में इंदौर वाला जो कांड हुआ, इंदौर से जब ये पूरा का पूरा व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाला सामने आया, उसी कहानी मैं आपको ही बताने वाला हूँ। जब सामने आया, पुलिस ने जांच की, तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आगे जाकर बताऊंगा, बाद में आपको डिटेल बताऊंगा। जब उसकी पूरी जांच की तो उसमें लगभग 1022 मेडिकल के स्टूडेंट्स बोगस पाए गए, फर्जी पाए गए, फर्जी तरीके से उन्होंने एडमिशन लिया और डॉक्टर बन के निकल भी गए कुछ लोग। दोस्तों यकीन करिए, उनको इंजेक्शन की स्पेलिंग नहीं पता, उनको डॉक्टर की स्पेलिंग नहीं लिख पाते, इंजेक्शन की स्पेलिंग लिख पाते। जो ठीक से 10वीं भी पास नहीं हुआ है, 12वीं भी पास नहीं हुआ, वो बाकायदा डॉक्टर की डिग्री लेकर पूरी जनता का, पता नहीं किस किस के भविष्य का वो दाता बनेगा, वो प्राणदाता बनेगा। संसार में यदि हम किसी पर विश्वास करते हैं तो डॉक्टर्स पर बिलीव करते हैं। डॉक्टर ही एक ऐसा होता है जिस पर हम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं और अपने आप को उसको सौंप देते हैं दोस्तों, डॉक्टर को। अब जरा विचार कीजिए कि राजनीति इस स्तर तक गिर गई, एक पर्टिकुलर टाइम पे राजनीति इस स्तर पर गिर गई कि अपने ही राज्य के, अपने ही युवाओं का भविष्य जो है उसने पूरी तरीके से अंधेरे में कर दिया, उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। इस पे विपक्ष पूरी तरीके से कमजोर था। क्यों कमजोर था? इतना बड़ा मामला है दोस्तों, विपक्ष कमजोर था क्योंकि कहीं ना कहीं से ये छीटा कसी, इसकी आंच विपक्ष पर भी जाती है। विपक्ष भी कहीं ना कहीं से इस मामले में हो सकता है। इस मामले में मंत्री, शिक्षा मंत्री, बड़े आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेज के संचालक, बड़े बड़े हॉस्पिटल के संचालक, राज्यपाल राम नरेश यादव का बेटा और बहुत बड़े बड़े रसूखदार लोग इसमें सम्मिलित थे। एक बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही थी, बहुत बड़ा चेन काम कर रहा था। बाकायदा बिहार से स्टूडेंट्स बुलाए जाते थे जो कहीं ना कहीं किसी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थे या कहीं किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, कोई पढ़ा रहा था। बाकायदा जो टैलेंटेड जीनियस लोग उनको बुलाए जाते थे और उनके द्वारा फर्जी तरीके से एग्जाम पास करवाया जाता था उन बोगस बच्चों को, उन गधों को जिनको ठीक से लिखना तक नहीं आता। दोस्तों ऐसा मैं आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 100% लोगों को अब यहाँ पे रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री जी इतना देर क्यों कर दिए? यदि देर नहीं किए होते तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य बन चुका होता। मुख्यमंत्री जी से एक सवाल है, कहते हैं इतिहास में हो या वर्तमान में हो, या एक सीधी सी बात बोलूँगा कि जब मध्य प्रदेश का किसान बहुत सारी उपज उगाता है, मध्य प्रदेश का किसान बहुत सारी फसल उगाता है, तो उसका अवार्ड लेने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ होगा, मध्य प्रदेश की राज्य कुछ, मध्य प्रदेश की जनता कुछ करेगी, तो उसका जो हमारा जो सेनापति है, हमारा जो राजा है, डेफिनेटली वो पुरस्कार का अधिकारी होगा। एक एक जनता को पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो जब इतना बड़ा मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो गया, मुख्यमंत्री जी के सामने इतनी बड़ी घटना घट गई,
तो मुख्यमंत्री जी कैसे मान रहे और कैसे उनको ये बातें पता नहीं चली। ये अलग बात है कि सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, लेकिन फिर भी अभी सीबीआई का काम खत्म नहीं हुआ दोस्तों। जिस स्पीड से मुख्यमंत्री जी की एसआईटी जांच कर रही थी, सीबीआई बिल्कुल भी उस तरह से जांच नहीं कर रही, बहुत स्लो हो गई है। या सीधे सीधे बोलूं कि उस मामले में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सीबीआई कब पूरे मामले को बंद कर दे पता नहीं। यार सीबीआई है कौन दोस्तों? सीबीआई कौन है? सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है, वो भी राजनीति के अंदर आती है। सीबीआई इस राजनीति से बड़ी नहीं है। सीबीआई किसी का भविष्य तय नहीं करेगी। सीबीआई का भविष्य राजनीतिज्ञ, राजनेता तय करेंगे। आज सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा मामला है उसको सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। सीबीआई भगवान तो है नहीं, सीबीआई उन्हीं लोगों में से है जो हम जैसे लोग हैं। क्या उनके अंदर लालच नहीं होता होगा? क्या उन्हें पैसे की आवश्यकता नहीं होगी? क्या वो बिकते नहीं होंगे? स्पष्ट रूप से साफ बात कर रहा हूं मैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि सीबीआई को, सुशांत सिंह राजपूत का मामला सीबीआई को दे दिया गया। वही सीबीआई व्यावसायिक परीक्षा मंडल में भी है और कुछ व्यापक के लोग भी सीबीआई में है, मतलब उस सुशांत सिंह मामले में है। तो दोस्तों जो सीबीआई है उसका जो पूरा का पूरा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि अपनी जांच की जो स्पीड है, रफ्तार, उसको बढ़ाइए, रफ्तार को तेज करिए। आज आपको मैं बता देता हूं कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल का जो पूरा मैटर है वो अब तक डिस्क्लोज नहीं हुआ, अब तक पूरी तरीके से फेयर एंड फाइन नहीं हुआ। अब तक उसके बारे में क्लीन चिट नहीं मिली या पूरी तरीके से जांच कंप्लीट नहीं हुई। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। 1970 में व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम का नींव रखा गया। 1970 में मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये व्यापम बनाया गया था, मतलब प्री मेडिकल टेस्ट व्यापम कंडक्ट कराएगा। 1982 में इसको प्री इंजीनियरिंग टेस्ट भी दे दिया गया, मतलब अब 1982 में ये तय हो गया कि व्यापम जो होगा मध्य प्रदेश में वो पीईटी और पीएमटी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। इसके बाद ये लगातार चलता रहा, 1990 के आसपास तक चलता रहा। घोटाले होते रहे लेकिन वो पता कभी नहीं चले। रसूखदार लोग, बड़े पैसे वाले लोग, करोड़पति लोगों के बच्चे जो हैं वो डेफिनेटली बाकायदा प्री मेडिकल टेस्ट के थ्रू डॉक्टर्स बनते रहे, इंजीनियर बनते रहे, लेकिन पता नहीं चला। पता क्यों नहीं चला? उसका कारण दोस्तों, उसका कारण ये है कि उस ज़माने पे मोबाइल नहीं था, उस ज़माने में आरटीआई नहीं था। मतलब 90 के दशक में आप 2004 के पहले जाइए आप, तो ना तो आपको मोबाइल दिखाई देगा और ना ही राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो एक अधिकार था नागरिकों को वो ना दिखाई देगा। तो इस वजह से लगातार घोटाले होते रहे, लेकिन वो दबते रहे। उसके बारे में कभी पता ही नहीं चला किसी को, ना कोई जानता है। पोल खुलती है 2004 से, जब एसटीएफ उस पर जांच करती है। वास्तव में जब 2013 में पूरा का पूरा भांडा फूटा, 2013 में मध्य प्रदेश के इंदौर से 20 लड़के पकड़े गए एक होटल में। मध्य प्रदेश के इंदौर की पुलिस को एक अज्ञात टेलीफोन कॉल आया और एक अज्ञात चिट्ठी मिली जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि इंदौर के होटल में 20 से अधिक लोग रुके हुए हैं। कल ये लोग प्री मेडिकल टेस्ट का एग्ज़ाम देंगे और ये उन लोगों को पास कराएंगे या उन लोगों के लिए काम करेंगे जो वास्तव में पूरी तरीके से बोगस हैं। यानी ये उनके लिए इंजन है। ये कोडवर्ड था वास्तव में। जो एग्ज़ाम देता था उसको इंजन कहते थे और जो जिसके नाम पर एग्ज़ाम देता था वो बोगस था, मतलब बोगी था, वो गधा था। वो उसके नाम पर बाकायदा परीक्षाएं होती थी। टैलेंटेड बच्चा, जो टैलेंटेड व्यक्ति, टैलेंटेड ब्रोकर जो बोलेंगे, कुछ ऐसे थे जो इंस्टीट्यूट चलाते थे, कुछ ऐसे थे जो कोचिंग क्लासेस चलाते थे, कुछ बड़े हॉस्पिटल्स के सेलेक्टेड डॉक्टर्स थे, वो सब बाकायदा परीक्षा देने आते थे। बिहार से, अन्य राज्यों से, कुछ मध्य प्रदेश के भी थे। ये सब बाकायदा वहाँ पर परीक्षा देते थे और ये किसी एक सेंटर पे नहीं देते थे, अलग अलग सेंटर पे जहाँ जिसका जो है वहाँ परीक्षाएं देते थे। परीक्षा देने के कई तरीके थे इनके। उनमें से एक तरीका सबसे जो ज़्यादा प्रचलित था उनका वो ये कि जो उनका एडमिट कार्ड होता था, एडमिट कार्ड में जो ओरिजिनल जो बच्चा है, जिसके नाम पर ओरिजिनल जो कैंडिडेट है, जिसके नाम पे परीक्षा हो रही है, जो बाद में डॉक्टर बनेगा, वो पूरा फॉर्म भरता था, सारी प्रोसेस वो पूरी करता था। सिर्फ एडमिट कार्ड में जो फ़ोटो होती थी वो उस बंदे की होती थी जिसको एग्ज़ाम देना है, मतलब जो ब्रोकर है। बाकायदा वो जाता था और एग्ज़ाम देता था। दूसरा तरीका ये होता था कि जब परीक्षा होती थी तो किसी एक सेंटर में 20 से 25 की संख्या में ये सब बैठते थे, एक साथ फॉर्म भरते थे और कोशिश करते कि सबका सब एक साथ हो। 20 की संख्या में बैठते थे और ये खुद तो मतलब चीटिंग करते ही थे और साथ में उस कमरे में बैठे दूसरे जो कैंडिडेट्स थे उनको भी बाकायदा चीटिंग कराते थे। मतलब कुल मिला के ग्रुप जो चीटिंग होती थी, ग्रुप कॉपी होती है, मतलब सामूहिक नकल जो होता है वो करवाते थे। टोटल 1012 स्टूडेंट्स दोस्तों, टोटल 1012 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन पर एसआईटी ने नकेल कसी। जब 2013 का कांड बाहर आया,
तो टोटल 1012 स्टूडेंट जब जांच की गई तो दोस्तों ऐसे ऐसे लड़के मिले, ऐसे ऐसे पेरेंट्स मिले, ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने अत मचा दी, जिनको लिखना नहीं आता ठीक से वो डॉक्टर बने थे, जिनको स्पेलिंग नहीं आती, जिनको लिखना नहीं आता वो डॉक्टर्स बने थे दोस्तों। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, कुछ ऐसे थे जिनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, कुछ लोगों ने अपनी जान दे दी। और वो जो ब्रोकर्स थे, जो ब्रोकरशिप काम करते थे, जो लड़कों को पटा कर लाते थे कि चलो मैं तुम्हें मतलब तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, जब इतने पैसे तुम्हारे पास है तो तुम वेटनरी कॉलेज के डॉक्टर बन जाओगे, तुम डेंटिस्ट बन जाओगे, तुम मेडिकल के बन जाओगे, तुम ये बन जाओगे, तुम बन जाओगे। बाकायदा पैसा देकर डॉक्टर बनाया गया दोस्तों। उसमें बहुत सारे पैसे वाले लोगों के बच्चे अभी भी डॉक्टर्स हैं, अभी भी डॉक्टर्स हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं जिसमें इंदौर से एक लड़का था विकास सिंह जो था वो ब्रोकर था, उसका काम यही था कि वो जाएगा और स्टूडेंट्स को लेकर आएगा। फिर दूसरा जबलपुर का एक लड़का था ब्रजेश राजपूत, फिर एक राजेंद्र भदौरिया था, एक नम्रता नाम की लड़की थी जिसकी बाद में रहस्यमयी मौत हो गई और उस रहस्यमयी मौत के अंतर्गत उसकी जो बॉडी है वो बाकायदा ट्रेन की पटरियों में पाई गई। और बाद में उसी में शायद एक आज तक का, जब उसके यहाँ जाँच के दौरान उसके यहाँ मिलने के लिए एक पत्रकार आज तक का जब उसके यहाँ गया था, अक्षरदीप सिंह शायद करके नाम था, जब वो वहाँ गया तो उसकी भी डेथ हो गई, रहस्यमयी मौत हो गई। एक शैलेश यादव, राम नरेश यादव का जो बेटा था जिसका काम ही यही था, जो यही काम करता था कि पूरी तरीके से जो बोगस लड़के हैं, जो ऐसी फैमिली है जिनमें लड़के जो गधे हैं, जो पढ़ने जिनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, 12th में ढंग से पास नहीं हुए, उनसे सेटिंग करना, उनसे पैसे लेना और बाकायदा फिर उनको पास कराना। बाद में शैलेश यादव की भी रहस्यमयी मौत हो गई, शैलेश यादव भी मारा गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों जरा सोचिए 40 सीरियल किलर यानी 40 लोगों की मौत, और उन सब की मौत, किसी की मुंह से झाग निकल रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी की बॉडी जो है वो रेलवे ट्रैक में पड़ी हुई है, कोई कहीं मर गया, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, कोई पानी के पुल में मर गया, स्विमिंग पूल में मर गया। तो सब अपने आप मर रहे हैं, जैसे फिल्मों में होता है वैसे सबकी डेथ होने लगी दोस्तों। तीसरा जो तरीका था वो ये था कि जो ओरिजिनल स्टूडेंट है उसको ये बोला जाता था कि तुम जाकर परीक्षा दो। वो बच्चा जो फॉर्म भरता था, वो कैंडिडेट्स जो फॉर्म भरता था जिसको डॉक्टर बनना है, वो एग्ज़ाम देने जाता था। बाकायदा OMR सीट मिलती थी, OMR सीट में एग्ज़ाम होते थे। तो उस OMR सीट में बाकायदा इंस्ट्रक्शन दिया जाता था कि इसमें तुमको पूरी की पूरी OMR सीट खाली छोड़ देनी है, इसमें भरना नहीं है, जो कुछ भी आएगा एक आध दो क्वेश्चन सिर्फ उतना भरना है, बाकी पूरा खाली छोड़ देना है। ये उसको इंस्ट्रक्शन होते थे, वो कैंडिडेट्स वैसे ही करता था। और बाद में वो जो सीट होती थी बाकायदा व्यापम का जो भवन है वहाँ बैठकर पहले सब सेटिंग होती थी, पूरा व्यापम का पूरा चेन काम कर रहा था, पहले सेटिंग होती थी, बाकायदा उस सीट को भरा जाता था और भर के फिर लड़के को पास कर दिया जाता था। इसके साथ ही बाकायदा आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में अभी एक सवाल आया होगा कि जब इतनी बड़ी चीटिंग होती थी कि जब एडमिट कार्ड में फ़ोटो बदली जाती थी और ये सारा काम, ये सब कांड होता था, तो ये बाद में पकड़ा क्यों नहीं गया? दोस्तों इसके लिए बहुत बड़ा खेल था, ये खेल ही बहुत बड़ा था। इसके लिए व्यापम में एक बाकायदा दल था, एक ग्रुप था जिसका काम ये था कि जो कंप्यूटर था, जो सिस्टम था, उस सिस्टम से फ़ोटोग्राफ्स को हटाना, डिलीट करना, उसकी जगह में फ़ोटो एक्सचेंज करना, डेटाबेस चेंज करना, ओरिजिनल डेटाबेस हटाना जिससे ITI के थ्रू 2005 का कोई किसी को पता ना चले, तो ये सारी चीज़ें करना। ये खेल बहुत ब्रॉड लेवल में चल रहा था, मतलब मुफ्त में लाखों रुपए लेकर 50,000, 2 लाख, 4 लाख, जो जितनी जिसकी हैसियत उतना पैसा दे, डॉक्टर बने, इंस्पेक्टर बने, फूड इंस्पेक्टर बने, इंजीनियर बने, मेडिकल कॉलेज में बाकायदा प्रोफेसर बन जाए, कुछ भी बन जाए, मतलब व्यावसायिक परीक्षा मंडल जो भर्ती निकाल रहा है उस भर्ती में वो अपीयर हो और बाकायदा पैसा दे, यदि वो पैसा वाला है तो पैसा दे और बाकायदा वो वहाँ पर उसकी नियुक्ति हो जाए और वो बाकायदा अपना भविष्य संवार ले, भले उसको स्पेलिंग्स ना आती हो। दोस्तों आप स्पेलिंग से याद आया, आपको मैं बताऊंगा, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। जब STF ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जब ये लगा 2013 में, जब उनको पता चला कि वो कहते हैं कि 2013 में उसको मालूम पड़ा कि मतलब इंदौर में ऐसी घटना घटी, उसके बाद फिर ये चेन टू चेन खुलती गई, मालूम पड़ा कि इसके पीछे तो बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है। तो ये सब को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक STF बना दी, स्पेशल टास्क फोर्स उसको मतलब बोलते हैं, उसको बना दी और वो जाँच करने लगी। जब STF ने जाँच की 13, 14, 15, 16, ये बाकायदा जब जाँच की STF ने, तो STF ने पाया कि यार ये तो बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़े स्तर पर, बहुत ब्रॉड लेवल पर एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है और ये खेल
200-400 नहीं बल्कि 2-3-4 हज़ार करोड़ का है या उससे भी ज़्यादा का है। और मध्य प्रदेश में न जाने कितने लड़के फर्जी तौर पर आज नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे फर्जी तौर पर डॉक्टर हैं, बहुत फर्जी इंजीनियर्स हैं। बाकायदा जब उसकी जांच की तो बहुत बड़ा उसके पीछे गेम पाया। दोस्तों जब ये इंदौर की घटना घटी, जब लड़के पकड़ लिए गए, बाकायदा इंदौर पुलिस ने पकड़ा, तो उसके पीछे भंडारी रिसर्च सेंटर जो है, भंडारी रिसर्च सेंटर आप जानते होंगे, भंडारी रिसर्च सेंटर जिसका अरविंदो हॉस्पिटल है भंडारी को पकड़ा गया। उसके ऊपर भी लगातार आरोप पे आरोप रहे। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को पकड़े, डीन्स को पकड़े, बहुत सारे क्या बोलते हैं तात्कालिक जो एजुकेशन मिनिस्टर था, शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उनको भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो संदिग्ध थे, जिन पर सीधा आरोप था, उनको भी गिरफ्तार किया गया। और इसके बाद जब इसको लगा एसटीएफ को कि नहीं इसके पीछे और बहुत बड़ा गेम है, तो उन्होंने काम किया 2004 से लेके 2013 तक के बीच की जो जितनी भी भर्तियां हुई, मैंने आपको बता दिया दोस्तों, इसके पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। मैंने उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि टोटल 292 नोटिफिकेशन व्यावसायिक परीक्षा, मतलब इतनी घटिया हरकत मध्य प्रदेश की राजनीति इतनी बुरी स्तर तक गिर गई, इतने घटिया स्तर पर गिर गई कि उसने युवाओं के भविष्य के साथ सीधा, जिसको बोलते हैं नेक्ड नाच, नंगा नाच नाचना, वैसा काम किया। पूरी तरीके से उनके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। दोस्तों जब आप देखेंगे 2004 से लेके 2020 तक के बीच में, तो जब एसटीएफ ने 2013 में जब ये पूरा कांड आया, 14 में जब एसटीएफ के हाथ में सारी चीज़ें लगी, जब एसटीएफ को सब ये पता चला, तो एसटीएफ ने तय किया कि ये बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा खेल चल रहा है, क्यों ना इसकी जांच की जाए। तो मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया है कि टोटल 292 नोटिफिकेशन जारी हुए, जिसमें 200 नोटिफिकेशन किसके थे, 200 नोटिफिकेशन जो थे वो एंट्रेंस एग्जाम के थे, और लगभग 90-92 जो नोटिफिकेशन थे वो सिर्फ उसके थे आपका परीक्षा संबंधित, मतलब व्यावसायिक परीक्षा संबंधित नौकरियों के, जिसमें रोजगार मिलता है। तो जब एसटीएफ ने देखा कि ये बहुत पहले से चल रहा है, तो उसने लास्ट के, मतलब आखिरी के 20 एग्जाम, 94 एग्जाम में से टोटल 20 एग्जाम्स को ही उसने जांच किया, जांचा परखा, किसने, एसटीएफ ने। और उसमें पाया कि लगभग 1022 स्टूडेंट फर्जी तरीके से परीक्षा में भर्ती हुए, फर्जी डॉक्टर बन गए, फर्जी डॉक्टर की डिग्री लेकर निकल भी गए हैं कुछ, मतलब इस तरह का कांड हुआ। दोस्तों जब बात आगे बढ़ी, थोड़ा सा और जांच हुई इसके बारे में और देखा, तो एसटीएफ ने देखा कि लगभग जो एसटीएफ का आंकड़ा है दोस्तों, जो एसटीएफ ने पकड़ा है, अब जरा सोचिए एसटीएफ ने पकड़ा इतना है, खेल कितना बड़ा होगा। 92,000 पेपर्स, 92,000 एप्लीकेशन फॉर्म स्टूडेंट्स के, उन फॉर्म में छेड़खानी हुई। 92,000 एप्लीकेशन फॉर्म में छेड़खानी हुई दोस्तों, जरा सोचिए। उसके बाद आगे की कहानी सुनिएगा। हम लगातार यहाँ पर कह रहे हैं कि 2004 से लेकर 2007 तक का डेटा व्यापम पे नहीं है। मतलब यदि 2004 के पहले आप 7 के पहले आप जाएंगे तो ऑनलाइन आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो आप आरटीआई के थ्रू यदि निकालना चाहे तो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन क्या देंगे, आप क्या जानेंगे। जो लिख कर दे देगा वो आप मान लेंगे, आपको मानना पड़ेगा। आरटीआई के थ्रू जो दिया जाएगा आप उसको मान लेंगे। तो 2004 के पास, 2007 के पहले का डाटा किसके पास है, वो व्यावसायिक परीक्षा मंडल के पास है। और जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2007-8 का जो डेटा है उसमें 92,000 एप्लीकेशंस फॉर्म में बाकायदा, मतलब मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि जो एसटीएफ है उसने जब जांच की तो उसने सिर्फ लास्ट के 20 एग्जाम्स की जांच की, 20 नोटिफिकेशन की जांच की। उस एग्ज़ाम में बाकायदा 92,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म में छेड़खानी हुई दोस्तों।